Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक. रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक आपके इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स जो आपका सब्जेक्ट होता है बीकॉम 4th सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ. मुझे काफी कमेंट्स मिले थे, स्टूडेंट्स ने काफी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स पे भी वीडियो लेकर आइए. सो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं रिस्क एंड रिटर्न के टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ. तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी. आप लोग कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी हो. ओके, तो आगे चलते हैं. सबसे पहले व्हाई वुड एनीवन गो फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए जब भी आप रिस्क एंड रिटर्न की बात कर रहे हो. रिस्क एंड रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भी बच्चे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई वुड एनीवन गो फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसका आंसर है नेक्स्ट स्लाइड पे. क्योंकि यहाँ पर रिटर्न है. ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न मिले, है ना, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा. तो व्हाई वुड एनीवन गो फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. नाउ यहाँ पर रिटर्न की जो बात की गई है, ये रिटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो रिटर्न क्या है, द प्राइमरी मोटिवेटिंग और ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द रिवॉर्ड अटैच टू इट. मतलब मैं अपने पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट क्यों करूं, है ना, मुझे क्या मिलेगा. तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक ड्राइविंग फोर्स है कि अगर मैं 5,000 रुपए या अगर मैं 50,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न, कितने परसेंट से मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है. नाउ इट डिपेंड्स कि वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे मिलेगा या फिर मुझे कंपाउंडिंग करके मिलेगा, बट रिटर्न मिल रहा है. ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं मतलब एक होप होती है, आप एक एक्सपेक्ट करते हो, बोलते हैं ना एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि आपको इतना तो मिलेगा ही. अब यहाँ पर रिटर्न की बात है तो इस वजह से तो चलिए पॉइंट आ जाता है कि ओके इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक और फैक्टर आता है कि व्हाट अबाउट द रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर भी तो होता है. जरूरी थोड़ी ना कि आपने 50,000 अगर इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे तो आपको हमेशा 50,000 से ज्यादा भी मिले, बिकॉज देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट. तो यहाँ पर देयर इज ऑलवेज अ रिस्क अटैच विद द इन्वेस्टमेंट दैट द एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिस्क ये है कि क्या मैंने जो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं मुझे 50,000 के ऊपर कुछ अमाउंट मिलेगा. मतलब इफ सपोज क्या मुझे 60,000 अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10,000 मुझे ऊपर से कुछ मिल जाए, ओके, लाइक 10,000 विल बी माई रिटर्न. ठीक है ना, एक तरीके से जो एक्स्ट्रा मेरे लिए मेरी इनकम होगी. लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि क्या अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करती हूँ, किसी भी सिक्योरिटी में अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो क्या मुझे अपने बेसिकली ये जो 50,000 है ये भी मिलेंगे, ये भी चले जाएंगे, क्योंकि रिस्क तो ऐसा ही होता है. और मैंने लिखा भी हुआ है कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क अटैच्ड विद द इन्वेस्टमेंट दैट द एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न. जो आप एक्चुअल सोच रहे हो, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्चुअल क्या आता है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफर कर सकता है. सो देयरफॉर रिस्क इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. ठीक है, जितना भी एक्सपेक्ट आप कर रहे हो रिटर्न, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, वो कितना डिफर कर रहा है, दैट इज द रिस्क. ओके, तो आप रिटर्न और रिस्क दोनों को साथ में ही लेके चल सकते हैं. नेक्स्ट इज नाउ यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है दैट पॉइंट्स टू बी नोटेड की एक स्लाइड. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जब रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको रिस्क एंड रिटर्न के हर एक कंसेप्ट में हेल्प करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है दैट नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री. तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जिसके साथ रिस्क नहीं होगा, जो रिस्क फ्री है, एक्सेप्ट द हाइपोथेटिकल रिस्क फ्री असेट. एक हाइपोथेटिकल मतलब आप एक एग्जांपल ले लो कि ओके एक रिस्क फ्री एसेट है, स्पेशल केसेस में एक अजम्पशन ले लो, इन दैट केस तो चलिए वो रिस्क फ्री हो सकती है, बट एक्चुअली नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री. सेकेंड थिंग इज रिस्क एंड रिटर्न मूव टुगेदर. आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो. अगर आप हायर रिटर्न की बात करते हो तो आपको हायर रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा, विच इज द थर्ड पॉइंट, दैट हायर द रिस्क हायर विल बी द चांसेस ऑफ रिटर्न, है ना. एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसमें कभी भी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता है. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्वेस्टर्स लाइक रिटर्न. ठीक है ना, तो मैंने स्पेशली यहाँ पर कुछ फेसेस बनाए हैं, स्माइलीज बनाई हैं, आप उससे भी याद कर सकते हो दैट इन्वेस्टर्स लाइक रिटर्न. तो ऑब्वियसली रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, बट दे डिसलाइक रिस्क. ऑब्वियसली
रिस्क किसी को भी पसंद नहीं होता है। अगर आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न में वेरिएबिलिटी आएगी तो आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो डिसलाइक करते हैं वो रिस्क को। तो इसलिए देखिए यहाँ पर सैड स्माइली है, बट इन्वेस्टर लाइक रिटर्न है तो यहाँ पर हैप्पी स्माइली बना दिया मैंने, ठीक है ना, स्माइलिंग फेस। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक सिक्योरिटी के साथ 5% का रिस्क है, ठीक है, तो फिर दूसरी सिक्योरिटी के साथ भी उतना ही रिस्क होगा। नो, जैसे जैसे सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डिफर करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, अगर आप इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो दोनों में ही रिस्क के चांसेस किसमें ज्यादा है किसमें कम है, रिटर्न के चांसेस भी उसके अकॉर्डिंग किसी में ज्यादा किसी में कम होंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क होते हैं और रिटर्न भी ऑब्वियसली, क्योंकि रिस्क और रिटर्न तो साथ में ही चलते हैं, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड देयर मस्ट बी अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। यहाँ पर जो गलती होती है, जो इन्वेस्टर स्पेशली करता है, वो ये करता है, वो अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव चीज को लेके चलेगा कि ओके मुझे तो यही रिटर्न मिलेगा ना, बट वो ये ध्यान नहीं रखता है कि उसके साथ उसको कितना रिस्क बेयर भी करना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। सो देयर मस्ट बी अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। ओके, नेक्स्ट आता है एन इन्वेस्टर शुड मेक हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर रिस्क रिटर्न प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, ठीक है ना, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिटर्न अपना एक्सपेक्ट करें। तो ये जरूरी नहीं है कि सपोज करिए दो लोग हैं, एक ए है एक बी है एंड दे बोथ आर फ्रेंड्स, और ए की जो मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। ओके, वो ज्यादा रिस्क बेयर कर सकता है बट बी नहीं कर सकता, बट जस्ट बिकॉज ए उसका फ्रेंड है, बी भी ज्यादा रिस्क बेयर करने का ट्राई करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रेंडशिप और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो एक दूसरे को देखकर कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए कि रिस्क रिटर्न प्रेफरेंसेस आपके लिए क्या है, रिस्क रिटर्न फीचर्स आपके लिए क्या है, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइडेड मिलते हैं, ठीक है। तो एन इन्वेस्टर शुड मेक हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर रिस्क रिटर्न प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्योंकि रिस्क भी है, मैंने आपको बताया ना कि इन्वेस्टर चाहता है कि उसको रिटर्न मिले, लेकिन इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि उसको रिस्क बेयर करना पड़े, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइजेशन के वे में मिले और आप अपने जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रिस्क है, आप उसको मिनिमाइज करो। तो इस केस में आता है हमारा कंसेप्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पर पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एवर्जन टू रिस्क। दैट मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके ज्यादा से ज्यादा लॉसेस के चांसेस बने। तो एवर्जन टू रिस्क का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो इन्वेस्टर होता है वो हमारा रिस्क एवर्जर होता है। दैट मीन्स वो चाहता है कि मैं अपना रिस्क अवॉइड कर सकूं, लेकिन रिटर्न्स तो ना तो सर्टेन होते हैं ना फिक्स्ड होते हैं। आपको ये भी पता होगा, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मेरे को इस बार ही 10% का रिटर्न मिला है तो नेक्स्ट टाइम भी मुझे 10% के बेसिस पे मिलेगा, नो, इट कैन वेरी। हो सकता है 8% का मिले, हो सकता है 15% का मिले, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशंस, है ना। दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो एवर्जन टू रिस्क का पॉइंट तो आता है कि ट्राई टू अवॉइड रिस्क, लेकिन रिटर्न्स कैन नॉट बी सर्टेन और फिक्स्ड। थर्ड पॉइंट इज, अब क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज आती है, मतलब आपका रिटर्न भी फिक्स नहीं है, तो वो जो एक फिक्स नहीं है, वो जो अनसर्टेनिटी है कि मेरा रिटर्न अगर इस बार जो आया है नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पता क्या आएगा, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे अफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। तो अनसर्टेनिटीज अफेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन अनदर पॉइंट इज, फर्स्टली इस केस में इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, दैट मीन्स आप रिस्क को भी माइंड में रख के चलेंगे, आप रिटर्न को भी माइंड में रख के चलेंगे, बट स्टिल हमारा मेन फोकस क्या होगा कि आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, रिस्क मिनिमाइज करना है। सो फर्स्टली इन्वेस्टर शुड डिसाइड अबाउट द लेवल ऑफ रिस्क ही और शी इज विलिंग टू टेक, ठीक है। तो पहले आप अपने हिसाब से ट्राई करिए कि आप कितना लेवल ऑफ रिस्क बेयर कर सकते हैं। देन द ऑब्जेक्टिव शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न टू दैट लेवल ऑफ रिस्क, कि मेरा तो मैं इतना रिस्क बेयर कर सकती हूँ, इसके बेसिस पे इतना अगर रिस्क है, सपोज 10% का अगर मेरे को रिस्क होगा ही होगा कि 10% मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, उस केस में 10% के रिस्क पे मैं अपने कितने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, दैट इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ओके, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज, या सो हियर वी हैव एन एग्जांपल कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का एग्जांपल क्या कहता है।
तो देखिए रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ हमारे पास ये है कि देयर आर टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी। ठीक है, अब सिक्योरिटी ए के साथ जो रिस्क है वो है 10% का, सिक्योरिटी बी के साथ भी 10% का रिस्क है, मतलब इक्वल रिस्क है दोनों में। सिक्योरिटी ए 30% रिटर्न दे रही है, लेकिन सिक्योरिटी बी दे रही है दैट 20% रिस्क। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि यही पे गलतियां होती हैं कि सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी का रिस्क तो इक्वल है। ठीक है, दोनों का रिस्क इक्वल है, दोनों में सेम इक्वल रिस्क है अगर आप रिस्क के बेसिस पे देखें, लेकिन रिटर्न के केस में सिक्योरिटी ए आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है, 30% रिटर्न दे रही है, सिक्योरिटी बी आपको 20% रिटर्न दे रही है। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली आप रिटर्न की तरफ ज्यादा देखेंगे क्योंकि आपको वो मैक्सिमाइज करना है। तो इन दैट केस जब आपको 30% रिटर्न दिख रहा है ना यहाँ पे सिक्योरिटी ए में, तो सिक्योरिटी ए पे एक परचेजिंग प्रेशर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। सिक्योरिटी बी में एक सेलिंग प्रेशर बनेगा क्योंकि लोग उसको जल्दी से जल्दी बेचेंगे कि हमें नहीं चाहिए, हमें 20% रिटर्न मिल रहा है इसमें, बट सिक्योरिटी ए में 30% रिटर्न दे रही है। अब इन केसेस में क्या क्या हो सकता है, तो ये मैंने आपको जस्ट ऐसे समझाने के लिए ही बताया था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल पूरा लिखा हुआ है, देखिए। So here we have full example. So let us assume कि there are two security available in the market. ठीक है, security A and security B दोनों में सेम लेवल ऑफ रिस्क है, लेकिन सिक्योरिटी ए आपको हायर रिटर्न दे रही है देन सिक्योरिटी बी। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस केस में क्या होगा, एज एन इन्वेस्टर सोचिए तो एवरी इन्वेस्टर विल सेल सिक्योरिटी बी की मुझे नहीं चाहिए भी कोई और खरीद लेगा, क्योंकि अगर मेरे पास रहेगी तो मुझे कम रिटर्न मिलेगा। तो सिक्योरिटी बी पे सेलिंग प्रेशर बनेगा, उसको बेचना ट्राई करेंगे, एंड इंस्टेड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए। इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए का मतलब क्या है कि उसको परचेज करेंगे। सो देयर विल बी सेलिंग प्रेशर ऑन सिक्योरिटी बी विच विल ड्राइव इट्स प्राइस डाउनवर्ड्स। ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर आप सभी मिलके सिक्योरिटी बी को सेल करना शुरू कर देंगे तो उसका प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो कम पड़ेगी ना। फिर यहाँ ध्यान दीजिए छोटे से पॉइंट पे कि अगर सेलिंग प्रेशर बनता है सिक्योरिटी बी पे तो यहाँ पे उसका प्राइस जो है वो नीचे चला जाएगा, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगी। लेकिन वो लोग, ठीक है, वो लोग जो सिक्योरिटी ए को परचेज करेंगे उस पे क्या होता है, उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड। ध्यान दीजिए, रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर रिटर्न और कॉस्ट में एक नेगेटिव रिलेशनशिप जा रहा है, तो क्योंकि रिटर्न जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न है ना सिक्योरिटी बी का अब वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी बी को कम से कम लोग परचेज करना चाहते हैं तो कॉस्ट तो एकदम उसकी गिर जाएगी। जो वो रिस्क जिसकी वजह से उसका रिटर्न पे इफेक्ट पड़ रहा था वो रिस्क ही कम हो गया, वो रिस्क कम हो गया तो रिटर्न बढ़ गया उस केस में। नाउ डिक्लाइन इन परचेज प्राइस विल रिजल्ट इन हायर रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी बी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे देखिए केस किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि परचेज प्राइस कम हो गया इसकी वजह से सिक्योरिटी बी में रिटर्न ज्यादा आ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ, लोगों ने सिक्योरिटी ए की ज्यादा से ज्यादा डिमांड की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, अब देखिए डिमांड अगर ज्यादा कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, दिस वुड पुश इट्स प्राइस अपवर्ड। हेवी डिमांड के केस में यही होता है, आपने इको में पढ़ा होगा, है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन के केस में जब हम मार्केट कंपटीशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या था कि जब हेवी डिमांड होती है तो उस केस में प्राइस अपवर्ड चला जाता है। नाउ जब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ए की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो हायर हो जाएगी। जब सिक्योरिटी ए की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हायर होगी तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न पे फर्क पड़ेगा। जब उसके रिटर्न पे फर्क पड़ेगा तो लोगों को क्या दिखेगा कि हमें देखने में तो ये लग रहा था कि सिक्योरिटी हमें 30% रिटर्न दे रही है, लेकिन ये मार्केट की जो मतलब फॉर्म्स है, और या फिर मैं बोल सकती हूँ ये मार्केट जो फ्लक्चुएट हुई है इस तरीके से फ्लक्चुएट हो गई कि अब तो बी हमें ज्यादा से ज्यादा, सिक्योरिटी बी हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल लग रही है। सो दिस प्रोसेस विल कम टू एन एंड when the returns from both security A and B become equal, क्योंकि एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, तो उस केस में सिक्योरिटी A और सिक्योरिटी B जहां पर वो इक्वल आ जाएंगे, रिटर्न्स इक्वल आ जाएंगे, वहां पर आपका कहीं ना कहीं एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का पॉइंट आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल की वजह से सारे कंसेप्ट मिल गए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, और यहाँ पर क्या हुआ, जब
रिटर्न नेगेटिवली रिलेटेड हुआ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो जो सिक्योरिटी बी हमें ज्यादा से ज्यादा बेकार लग रही थी कि नहीं इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा नहीं है, इफ वी हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए, लेकिन बाद में क्या हुआ, सिक्योरिटी ए हमें कम रिटर्न देने लगी क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई, मतलब रिटर्न कम नहीं हुआ, कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो होता क्या है, मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अफेक्ट होता है। ठीक है, नाउ व्हाट डज एन इन्वेस्टर थिंक। अब ये वाला केस तो हो गया। अब इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क, और उसमें ऑब्वियसली वो खुश होगा, इसलिए मैंने एक हैप्पी स्माइली बना दी है। सो दिस इज बेसिकली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, क्योंकि इस केस में हायर रिटर्न इज पॉसिबल ओनली इफ इन्वेस्टर अज्यूम्स हायर रिस्क, बट इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क ना, सो इन दैट केस रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी उससे आ रहा है, वो जितना भी हम रिस्क, ऑब्वियसली आपको रिस्क तो बेयर करना पड़ेगा ना, तो रिस्क कम होना चाहिए। अगर रिटर्न ज्यादा हो रहे हैं तब जाके हमें फायदा है। ओके, नाउ इफ रिटर्न्स आर दैट अबनॉर्मली हायर, अगर आप ये सोच लो अगर रिटर्न्स कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, है ना, आपने जो सोचा था उससे ज्यादा ही हैं, तो एक तरह से देयर विल बी ह्यूज रश फॉर दैट सिक्योरिटी, जो अभी हमने देखा सिक्योरिटी ए के केस में। क्योंकि इन्वेस्टर का माइंडसेट है, मैंने बोला ना, व्हाट डज एन इन्वेस्टर थिंक, जो आपके सामने स्लाइड है, तो वो क्या सोच रहा है कि मुझे तो अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करना है। रिटर्न एक इन्वेस्टर सोचेगा मैक्सिमाइज करने के लिए, दूसरा भी तो वही सोचेगा ना, क्योंकि कौन चाहता है कि मैं अपने रिस्क को मैक्सिमाइज करूं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो जब आप रिस्क मिनिमाइज करने की बात करोगे, जब आप रिटर्न मैक्सिमाइज करने की बात करोगे, तो आप जाओगे सिक्योरिटी ए की तरफ। जब सिक्योरिटी ए की तरफ जाओगे तो वहां पे उस पर हैवी डिमांड पड़ेगी। तो इस केस में इफ रिटर्न्स आर अबनॉर्मली लोअर, तो कोई भी इन्वेस्टर उस सिक्योरिटी को परचेज नहीं करना चाहेगा, तो इसकी वजह से, मार्केट कंडीशन की वजह से उसका प्राइस कम हो जाएगा। दैट विल हैपन, ठीक है, दैट वाज हैपेंड इन दैट सिक्योरिटी बी। ओके, नाउ इस केस में इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ केयरफुल कंसिडरेशन से ही ले सकता है, बिना आपने एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करे अगर कोई भी डिसीजन लिया तो वो आपकी खराब हो सकता है। ठीक है ना। सो हियर वी हैव रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हो देयर आर 3 कॉलम्स, है ना, और उन 3 कॉलम्स में मैंने बताया है कि कैसी इन्वेस्टमेंट है, उस पर क्या रिटर्न आ रहा है, उस पर क्या रिस्क है। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की, तो ट्रेजरी बिल्स आपको पता है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे आता है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना, जो लेस देन 1 ईयर की बात होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो ट्रेजरी बिल्स में जो रिटर्न होता है वो बहुत कम आता है आपके पास, और रिस्क भी देख लो है ही नहीं। तो जब रिस्क है ही नहीं तो वेरी लो रिटर्न की बात आ रही है। देन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट में ही होते हैं। तो इस केस में रिटर्न जो है ये भी लो है, रिस्क भी लो है। प्रेफरेंस शेयर के केस में देखें तो रिटर्न मीडियम होता है और रिस्क भी मीडियम होता है। इक्विटी शेयर के केस में देखें तो रिटर्न हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है। क्योंकि इक्विटी शेयर वाले तो आपको पता ही है कि इक्विटी शेयर को आप एज अ ओनर ट्रीट करते हो, जो कंपनी के ओनर होते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इक्विटी शेयर वालों तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। अगर हम लॉस में हैं, कंपनी लॉस में है, तो इक्विटी शेयर वाले भी लॉस में हैं। तभी तो जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, जो भी अमाउंट होता है, ठीक है ना, जो भी उनकी तरफ से जो भी क्रेडिट होता है किस किस को दिया जाता है, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है। तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ज्यादा रिटर्न तो नहीं, लो रिटर्न है, बट रिस्क भी लो है, उनको तो मिल जाएगा। सेकंड टाइम पे वारी किसकी आती है, प्रेफरेंस शेयर वालों की, है ना, प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है डिविडेंड। थर्ड टाइम पे वारी आती है अगर कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर वालों को, अदरवाइज उनको नहीं दिया जाता। तो आप ये देख लो कि जैसे जैसे रिस्क है वैसा वैसा रिटर्न है, तो रिस्क और दूसरे को फॉलो करते हैं एंड सो दे मूव टुगेदर। सो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 2 चीजों पे डिपेंड करता है बेसिकली। एक आता है हमारा रिस्क फ्री रिटर्न और एक आता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रिटर्न वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो आप बिजनेस मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ के आए होंगे। आप जब आगे के सेमेस्टर्स में फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का चैप्टर या फिर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस केस में भी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आएगा, है ना। और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो रिस्क फ्री रिटर्न हमें कहता है
कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करता है कि आज अगर 500 रुपए मेरे पास हैं और आज मैं 500 रुपए में सपोज करिए 5 चीजें खरीद सकती हूँ, ओके, तो आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद उन्हीं 500 रुपए में मैं क्या वही 5 चीजें खरीद सकती हूँ? क्या सेम क्वांटिटी की परचेज कर सकती हूँ? ये जो डिफर करती है ना चीजें, दिस इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारे टाइम पे तो 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे और आज 500 रुपए क्या होते हैं? कुछ वैल्यू नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से। तो रिस्क फ्री रिटर्न आता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में। लेकिन रिस्क प्रीमियम किसके केस में आता है? जो आप रिस्क अज्यूम कर रहे हो उसको कंपनसेट करने के लिए। मतलब अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे 7% ऑफ रिस्क तो होना ही है अगर मैं इन्वेस्टिंग करती हूँ इस सिक्योरिटी में, तो उस केस में जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना, जो भी मैं कंपनसेट करूंगी उस रिस्क को, 7 to 8% रिस्क को, वो होगा मेरा रिस्क प्रीमियम। अच्छा, रिस्क फ्री रिटर्न तो कॉमन होता है हर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये तो सब में ही आता है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हर इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट में आती है, लेकिन रिस्क प्रीमियम डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो ये स्पेसिफिक होता है कि ये इन्वेस्टमेंट है तो इसके बेसिस पे ये वैल्यू होगी, ठीक है, इतना रिस्क प्रीमियम होगा, दूसरे के बेसिस पे ये होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट भी दिया है, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क प्रीमियम को मिलाकर आप निकालते हो रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज द वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो भी स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट के सब्जेक्ट अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है और आपके काम आई है या नहीं। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, मतलब यू ऑल आर वेलकम। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। ओके, मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती हैं या जो भी कंटेंट मिलता है मैं टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे। और आप बाकी भी लिख सकते हैं कमेंट में कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स में डाउट है। आई विल ट्राई कि जिस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। बाकी स्टूडेंट्स मुझे जो भी बताते रहते हैं मैं उन पे तो वीडियोस आपके लिए बना ही देती हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू मोटिवेशनल लेवल के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, बाय।